नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम लोगों का स्वागत है। ये बातचीत आप तमाम पेरेंट्स को सुननी चाहिए क्योंकि ये बातचीत इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर है। ये बातचीत नुपुर द्विवेदी पांडे से, जो इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं और साथ में फाउंडर डायरेक्टर हैं मानस FE कंसल्टेंसी के। नुपुर जी ने पेरेंटिंग पे भी किताब लिखी है और हाल फिलहाल में उनकी किताब आई है AELS मॉडल को लेकर। तो क्या है ये मॉडल? थोड़ा सा अगर नुपुर जी आप बताएं कि AELS मॉडल क्या है। AELS पेरेंटिंग के लिए सफलता की कुंजी है। ए मतलब अवेयरनेस, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में। मैं एज अ पेरेंट क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ, कैसा फील करती हूँ, किस चैलेंजेस से गुजर रही हूँ, या फिर मेरा बच्चा मुझे एज अ पेरेंट कैसा फील करवाता है कई बार हमको, और या फिर मैं किस होड़ में, ये अवेयरनेस है। मैं किससे compete कर रही। ये मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैनेजमेंट। मुझे पता है कि जब मेरा बच्चा मुझ पे नाराज होता है तो मैं अपने आप को कैसे मैनेज करती। मुझे गुस्सा आता है, मुझे चिढ़ मचती है, लेकिन उसका उपाय क्या है? मेरा बच्चे को लेकर मैं कैसे उससे रिएक्ट करती हूँ। और लीडरशिप, मेरे बच्चे के प्रति क्या जिम्मेदारी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो अक्सर इस सोच से आते हैं कि बच्चे को फिक्स करना है। बच्चे बिहेवियरली कुछ ठीक नहीं है, या फिर एकेडमिकली ठीक नहीं है, या फिर कुछ गड़बड़ है, तो उनको आप ठीक कर दीजिए, उनसे बात करिए और उनको आप राह पे ले आइए। और अक्सर मेरा सवाल उनसे ये होता है, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जो अभी आ रही है, अचीविंग रिजल्ट्स फॉर विद AELS, उसमें मैंने ये लिखा है कि अक्सर मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आपका अपने बच्चे से कम्युनिकेशन कैसा। और एक सर्वे के मुताबिक जो मैंने किया था पेरेंट्स के साथ, कुछ 70% पेरेंट्स सोचते हैं कि वो बहुत ही अच्छे पेरेंट। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर वो सोच रहे हैं कि वो अच्छे पेरेंट हैं, यानी कि काफी हद तक वो कोशिश भी कर रहे हैं। मुश्किल आ जाती है जब वो सोच रहे हैं कि वो अच्छी पेरेंट है, यानी कि वहां पे स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट नहीं है। हो सकता है ये जो अच्छे पेरेंट कह रहे हैं अपने आप को, ये भी जानते हैं कि भाई कई बार उनके यहाँ भी एक लेवल ऑफ चैलेंज आता है जो वो नहीं डील कर पा रहे, लेकिन मोटा मोटी उनको लगता है कि नहीं, मैंने जो किया वो बेस्ट किया, और बेस्ट के आगे कुछ और नहीं होता। तो अगर मैं बेस्ट कर रहा हूँ तो गड़बड़ तो सिर्फ बच्चे में ही, और वहीं पे सारी के सारे चैलेंजेस शुरू होते हैं। और फाइनली है सोशल ओरिएंटेशन। अगर मैं पेरेंट के संदर्भ से बोलूँगी तो सोशल ओरिएंटेशन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय पेरेंटिंग। मेरे पास ना कभी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं यही AELS का मॉडल बच्चों के साथ भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, और वो मुझे कहते हैं कि पेरेंट बनना उनका चॉइस था, मेरा नहीं। मुझे वो लेकर आए हैं, तो क्यों मतलब मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं। और ये बहुत ही सही सवाल है बच्चों की तरफ से कि अक्सर हम ये सोचते ही नहीं है कि हम पेरेंट बने क्यों, मैंने पेरेंट बनना चुना ही क्यों। और अक्सर अगर हम इस सवाल पे ध्यान ही नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वो मकसद भी पूरा नहीं। हम सफाई देते रह जाएंगे, हम कोशिश करते रह जाएंगे, लेकिन वो मकसद जिसके लिए हम पेरेंट बने वो एक होड़ बन के रह जाएगा। सोशल ओरिएंटेशन पेरेंटिंग के लिए वो मकसद पूरा कर, ये AELS पेरेंटिंग के संदर्भ। एक तरफ IQ है, दूसरी तरफ EQ है, जिसको इमोशनल कोशेंट भी कहते हैं।
तो आज के दौर में EQ कितना ज़रूरी है? IQ और EQ कैसे अलग है? बहुत सिंपल है। IQ से आपको पता चलता है कि आपका बच्चा कितना अच्छा करेगा पेपर। इट इज मोर ऑफ रिटेंशन, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जैसे कहा। लेकिन EQ क्या है कि मान लीजिए अगर आपके बच्चे ने किसी चीज में अच्छा नहीं किया, या आपने खुद ने फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ याद नहीं कर पा रहा है, उसको अंदर से चिड़चिड़ाहट हो रही है, या उसको कहीं पे सिलेक्ट नहीं किया गया, उसको कोई बुली कर रहा है, या वो किसी ऐसे इमोशन से गुजर रहा है जिसको वो समझ ही नहीं पा रहा है, तब इंटेलिजेंस बैक सीट ले लेती है, क्योंकि इमोशंस जो है उसके वो हावी हो जाते हैं। IQ को डिसिप्लिन रखने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम अक्सर सीखते हैं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी के सक्सेस के लिए, और ये दोनों चीज़ें डेवलप करने के लिए इंटेलिजेंस से ज़्यादा, IQ से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ की ज़रूरत होती है। क्योंकि अपने इमोशंस पे, अपने अंदर के जो बिलीफ स्ट्रक्चर्स हैं, जो गुस्सा, जोश, परेशानी, या फिर सिर्फ अपने को समझने के लिए, अपने अपने लक्ष्य को लगातार पाने के लिए, उसको फोकस्ड रखने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पेरेंट्स को उस पर अगर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं IQ भी हमारा डेवलप हो सकता है, क्योंकि तरीके होते हैं, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस डेवलप करने के तरीके होते हैं। लेकिन अगर हम जो स्पेशली कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये बच्चा तो बहुत सेंटिमेंटल हो रहा है, अरे ये तो बहुत इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, या ये रोती ज़्यादा है, या जो भी हमारे जेंडर बायस स्टीरियोटाइप्स हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं अक्सर, हम अगर उसको एक दरकिनार करके एक बच्चे को इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो किसी भी चैलेंज से निकल के आगे अपने आप को डील कर पाएगा। और पेरेंट्स को भी ये हमेशा डर नहीं लगा रहेगा कि अरे कल हम इसको बाहर भेजेंगे, कल ये हॉस्टल जाएगा तो क्या ये समाज से डील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या आजकल जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो रही है, क्या क्या हम उसको, क्या उसकी ज़रूरत रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये डिफरेंस होता है IQ और EQ। बच्चों का इमोशनल कप जो आज के दौर में खाली हो चुका है, उसको कैसे भरा जा सकता है? यानी इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे उनको बनाया जा सकता है? सिंपली बताऊं तो इमोशनल कप का रोल ये है, और माँ बाप का रोल ये है कि जिस तरह एक ग्लास में कभी दूध होता है तो कभी जूस, कभी बॉर्नविटा होता है तो कभी कोक, उस तरह बच्चे का इमोशनल कप भी कभी गुस्से से भरा होता है तो कभी प्यार। और माँ बाप का रोल होता है कि जो भी उस कप में वो बच्चा उसको फील करे, जो इमोशन है, चाहे वो गुस्सा हो, वो प्यार हो, नाराजगी हो, चिड़चिड़ापन है, थकावट हो, या कोई ऐसा इमोशन जो वो समझ नहीं पा रहा, माँ बाप का फर्ज है कि वो उस इमोशन को समझे। बच्चे का इमोशनल कप हमेशा ही, और मम्मी पापा का रोल है उस इमोशंस को चैनलाइज, नेविगेट करवाना, ताकि वो उसमें किसी ऐसे इमोशन की जगह न रखे जो बच्चे के लिए या माँ बाप के लिए बाद में आगे जाके भारी। सिर्फ यही एक तरीका है। बात करें, बच्चे से बात करें। अगर आपको लग रहा है बच्चा इमोशनली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है तो उसको वो फील कर, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, बच्चा रो रहा है हम कहते हैं बेटा चुप हो जाओ, नहीं प्लीज बोलने दो। बच्चा गुस्सा कर रहा है तो हमें चाहिए कि वो गुस्सा इमीडिएटली कंट्रोल करे, नहीं हो
उसको ना आएगा, निकालने दीजिए उसको। उसको ये सिखाइए कि वो गुस्सा किस तरीके से निकाल सकता है, बट उस वक्त नहीं कि उसको गुस्सा आ रहा है। सर अक्सर बच्चे से मैं बड़ी अच्छी एक रील देख रही थी जिसमें बच्चे वो अपने बात को बोल रही, लेक्चर देती है, तो बच्चे को उस वक्त वो लेक्चर ही लगेगा। अगर आप समझाने की कोशिश भी करेंगे तो वो लेक्चर ही रहेगी। बट हाँ, बाद में जब बच्चा तैयार है बात कर, तो बात करिए उससे, देखिए क्या हो सकता। बच्चे के लिए माँ बाप की बात पत्थर की लकीर हो, तो कितने भी बड़े हो जाए। और ये इमोशनल कप हमें ध्यान रखना चाहिए कि माँ बाप का वैलिडेशन जो कितना जरूरी होता है आज की जिंदगी डेट में भी। अगर हम सोचे एज अ चाइल्ड, हमें हमारे लिए कितना जरूरी था कि हमारे माँ बाप हमको नोटिस करें, हमारी भावनाओं को समझे, और हमारे बच्चे भी वही उसी दौर से गुजर रहे। तो कुछ चीजें जो हम अपनी मम्मी पापा से एक्सपेक्ट करते थे, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही अपने बच्चों के लिए करें, और 99% टाइम हम करते भी। बट अगर हमें नहीं पता है तो बेस्ट है किसी की राय ले, किसी की मदद ले, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारे जवाब नहीं। अगर आप स्टक हैं तो किसी से पूछें, आसपास वालों से पूछें। और ये सबसे बड़ी फैलेसी होती है, सबसे बड़ा भ्रम होता है कि हमारा बच्चा है तो हमें ही सारे जवाब आने चाहिए। नहीं आने चाहिए, नहीं होना चाहिए। और दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आपके पास सारे जवाब नहीं होंगे, कई बार आपको मदद की जरूरत पड़ेगी इमोशनली कप भरने के लिए भी। तो इफ यू आर नॉट एबल टू गेट, पेरेंट्स पेरेंटिंग के दौरान अमूमन जो गलतियां करते हैं, अगर उसके बारे में आप बता पाए। जैसे कि मैंने अपने पुराने अभी जो सवाल पूछा था इमोशनल कप के बारे में, उसमें भी बताया था कि इमोशनल कप बनने के लिए भी और पेरेंट्स का एक ही रोल होता है, बच्चों के लिए एक सपोर्ट का काम कर। और हम मम्मी पापा या हमने पेरेंट्स बनने का क्यों चुना, क्या ये कॉन्शियस चॉइस थी कि नहीं थी, ये हम लोग कभी रुक के सोचते नहीं। और क्योंकि हम इस बारे में सोचते नहीं है, अक्सर हमारी जो चॉइसेस होती हैं, हमारे जो चुनाव होते हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड, वो कई बार हमारे अपनी वजह से ना होकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, कि हमारे, अगर मैं कहूँगी कि दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, हमारा समाज इन टर्म्स ऑफ हमारे सास ससुर, हमारी फैमिली, टीचर्स, बच्चों के टीचर्स, सोसाइटी, ये सब क्या एक्सपेक्ट करता है बच्चों से या फिर हमसे एज अ पेरेंट, वो काफ़ी हद तक हमें हमें प्रभावित करता है। बच्चों को कैसा चलना चाहिए, बच्चों को कैसे बोलना चाहिए, बच्चे क्या गलतियां करे क्या नहीं करे, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे हैं, सीख रहे हैं, हमने सीखा था, सीखते वक्त गलतियां की थी। तो जहाँ तक गलतियों की बात है, एक डिस्क्लेमर मैं हमेशा देना चाहूँगी कि मैं मान के चलती हूँ कि पेरेंटिंग इंटेंट हमेशा अच्छा होता है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट पेरेंटिंग इंटेंट। 99% टाइम पेरेंटिंग इंटेंट जिसे मैं कहती हूँ कि हर पेरेंट चाहता है अपने बच्चे के लिए वो काम अच्छे से करे। किस तरीके से करता है वो बात अलग है, वो चाहता है कि पेरेंट होने का फर्ज वो अच्छे से नहीं। लेकिन कई बार हम जिस होड़ में काम करते, बेस्ट होने की होड़ में या सब कुछ सही करने की होड़ में,
वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है, और यही हमारी सारे कष्टों का कारण भी है। तो मेरा, अगर मैं सही बताऊँ तो, एक एक जो पेरेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। आपसे गलतियाँ होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, आपके बच्चों से बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो काइंडनेस एक ऐसी वर्च्यू है, अ, एक ऐसी सीख है जो हमको बचपन में सिखाई जाती है कि दूसरों के प्रति इंसानियत रखे, दूसरों के प्रति काइंड बने। आई थिंक वो कहीं खो गई हमारे आज के संदर्भ में। अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के संदर्भ में बात करूँ तो अक्सर हम उसको एम्पैथी का नाम देते हैं, दूसरों के हिसाब से सोचना कि हम क्या सोच रहे हैं। बट it all boils down to basic traits like kindness, forgiveness, uh, giving the benefit of doubt. वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे, इन सब पे बात करेंगे, इन इसको हमारे फैमिली के वैल्यू सिस्टम में डालेंगे, तो काफ़ी सारा पेरेंटिंग का जो सोच है वो आसान होता चलेगा। एक चीज़ और आप बताइए कि AELS का ख्याल कैसे आया और कैसे लगा कि इस पर भी किताब लिखी जानी चाहिए, जो किताब आपने हाल फिलहाल में लिखी है? ALS में मैंने किताब क्यों लिखी? सच बताऊँ तो ये किताब पहली किताब है जो अभी आएगी, और अभी तो बहुत सारी किताबें मुझे AELS पे लिखनी। बट AELS एक्चुअली है क्या कि ये कॉन्सेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का है जो मेरे पिछले 25 साल के करियर में लोगों से डील करने में, मेरे HR में अपना इसमें थोड़ा मेंशन करना चाहूँगी कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैंने HR में किया है। मैं ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री से हूँ, और साथ ही में मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी पे भी काम किया है। Now, जब आप HR में होते हो और पीपल डीलिंग में काम कर रहे हो, और साथ ही में अगर आप संस्था की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, तो अक्सर आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होना होता है। आपको देखना होता है, आपको सही बताएं तो कहीं ना कहीं इमोशंस को ताक पर रख के काम करना होता है, क्योंकि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड। इनफैक्ट HR में भी पहली पहली मेरी कुछ सीख यही थी कि हमें कुछ HR डिसीजंस लेने होते थे कि, और क्योंकि वो पीपल ओरिएंटेड होते थे, तो मैं अक्सर, मेरा डिलेमा एज एन HR पर्सन होता था कि मैं इमोशंस को कैसे बैलेंस करूं। और इतने सारे इमोशंस होते थे जिनसे मैं जूझ रही होती थी, और बहुत मुझे आइडिया ही नहीं होता था, क्योंकि लोगों की पर्सनल लाइफ से डील करना और उनको जस्टिस देना करना बहुत मुश्किल का काम था। और उसमें भी मैंने जो ओवरऑल इंडस्ट्री चुनी थी वो थी सोशल वर्क सेक्टर। तो उसमें मैं जब ग्रास रूट पे काम करने जाती थी, ज़मीनी तरीके में देखती थी कि लोगों को कितनी मुश्किल है, अ, किस हालात में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, किस हालात में लोग रह रहे हैं। तो वो क्या कह सकते हैं, एक तरह का ना आपके लिए एक आप आपके जितने भी भ्रम होते हैं ज़िंदगी के बारे में, आपकी चॉइसेस के बारे में, वो सारे आपके खुल जाते हैं। और फिर फाइनली ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे पास थे कुछ 15 सालों तक, और मेरे अपने परिवार में भी कुछ इंस्टेंसेस हुए थे जिससे मुझे लगता था कि ये अंडरनीथ इट ऑल ऐसा क्या है जो लोगों को जूझने के लिए और लगे रहने के लिए मोटिवेट करता रहता है। और तब मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे आफ्टर कोविड काम करना शुरू किया, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा चेंजिंग फैक्टर था हम सबकी ज़िंदगी। तो ALS पे किताब लिखने का अगर मैं आपको सिंपल सा एक जवाब दूं परमा जी, तो ये होगा कि अ, ये एक तकनीक है जिसे हर एक इंसान किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी
दौर से गुजर रहा हो, या कोई भी बड़ी कंपनी भी, वो भी अगर दौर से गुजर रही है, वो अगर इस तकनीक का फायदा उठाएगी, तो इस मॉडल का फायदा उठाएगी, तो वो मॉडल से आप उस दौर से, चाहे वो कंपनी में चेंज का दौर है, आपकी पर्सनल जिंदगी में चेंज का दौर है, या आपके अपने घर में कोई ऐसा कुछ ऐसा है, कई बार एक बहुत छोटी सी घटना बता रही हूँ, घटना तो नहीं, एक इंस्टेंस ये है कि माँ बाप शिफ्ट हो गए हैं एक नई जगह पे, बच्चों को मुश्किल हो रही है एडजस्ट करने में, माँ और घर का पूरा माहौल चेंज हो गया, कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे बच्चे, कैसे एडजस्ट करेंगे माँ बाप, क्या कैसे मैनेज करेंगे। और यही चीज़ है कंपनीज में, एक नया ऑफिस खुला है, वहाँ के कल्चर को संभालना, एक नए लोकेशन में ऑफिस खोलना, वहाँ के कल्चर को संभालना, वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस के साथ, लोकल कस्टम्स के साथ, अपने ऑफिस के कस्टम्स, अपने ऑफिस के वैल्यूज को जेल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और मेरा मानना यह है कि जब हम ये सारी चीज़ों पे AELS की नज़र से देखते हैं तो हमारा काम बहुत आसान है। और इसीलिए मैं ये किताब लिखता रही, किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कई बार जो चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उतने चैलेंजिंग है नहीं, और AELS आपके लिए इन सबको बहुत आसान कर देता है। इससे पहले कि आपकी किताब अंडरस्टैंडिंग माई टीम अ पेरेंटिंग जर्नी, वो क्या है, अगर दर्शकों को उसके बारे में भी अगर आप कुछ बता पाए। अंडरस्टैंडिंग माई टीम एक ऐसी किताब थी जिसमें मैंने कोशिश की थी अपनी पेरेंटिंग जर्नी को भी काफ़ी हाईलाइट करने की, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, सामने और अभी, और वो अभी भी टीनेज के दौर में ही है। और आज मैं जिस भी मोड पे हूँ, जिस मकाम पर, आई थिंक उनका भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं सही मायने में बोलूँ तो वो लोग मेरे चैंपियंस। अंडरस्टैंडिंग माई टीम एक प्रयास था कि न सिर्फ अपने चैलेंजेस, मेरी जो लर्निंग थी एज अ पेरेंट, बल्कि मेरे पास उस वक्त जो पेरेंट्स आ रहे थे, काफ़ी पेरेंट्स आते थे मेरे पास, उनकी सबकी चैलेंजेस को आंसर करने की कोशिश की जाए। फोकस पूरा पेरेंटिंग पे था, और इट्स अ वेरी इजी रीड ऑफ, कि कोशिश पूरी सिर्फ यही है मेरी कि पेरेंटिंग को किस तरह आसान बनाया जाए। पेरेंटिंग एक ऐसी जर्नी है जिसका मैं अक्सर कहती कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं, और काश की होता। तो पेरेंटिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग माई टीम, मुझे बाद में ये फीडबैक भी मिला था, वाज अ गुड स्टार्ट फॉर एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल। कि हाँ जी, मैंने इसको पढ़ा, उसमें कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की थी, जैसे लेगेसी मैंने मेंशन की थी कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह से आप चाहेंगे, आपके बच्चे को किस तरह से आप, क्या लेगेसी आपको नशा, जो मैंने जनरली अभी AELS के संदर्भ में भी मेंशन की है। तो बट AELS के संदर्भ में जो प्रैक्टिसेस पेरेंटिंग से रेलेवेंट, वो अंडरस्टैंडिंग माई टीम में थी। Most importantly, understanding my team was about focusing on how to navigate emotions with children. क्योंकि बच्चों को आपके साथ की ज़रूरत होती है, आपके प्यार की ज़रूरत होती है, और अंडरस्टैंडिंग माई टीम एक कोशिश थी। उनको वो
दिखाने की कि कैसे आप बेस्ट तरीके से ये पूरा जो अ, दौर है उनके टीनेज का और अपनी पेरेंटिंग उसको नेविगेट कर सकते हैं, उसको आप समझ आप खुद भी माँ हैं, पेरेंट्स से मिलती भी रहती होंगी। जो आम तौर पे अमूमन जो सवाल पेरेंट्स आपसे करते हैं वो क्या सवाल होता है और समाधान आप क्या सुझाती हैं? मैं इसमें एक वाक्य वो करना चाहूंगी एक माँ होने के नाते। कोविड के दौरान जो मेरी ये वाक्य एक्चुअली मेरा अंडरस्टैंडिंग वाई टी किताब में भी है कि कोविड के दौरान हम लोग घर में थे और अचानक से सब घर में बंद हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मेरी बिटिया ने बहुत नए नए तरीकों से इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज शुरू की। इस टाइम पे खाने का तो चल ही रहा था, कभी कॉफी नहीं बन रही थी, कभी कुछ खाने का एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा था। और इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने उस दौरान घर में बहुत काम रहता था, तो हम लोगों ने उस दौरान काम बांटा, नई नई चीजें की हम लोग। मतलब कुछ चीज़ मुझे अभी भी याद है। एक दिन एक्सपेरिमेंट हुआ कि हम लोग नए पूरे ये ड्राइंग रूम में, जो हमारा लिविंग रूम है उसमें हम लोग पूरा एक 24 घंटा दिन स्पेंड करेंगे। तो विच केम आउट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। एक दिन हम सिर्फ एक ही कलर का खाना खाएंगे, सो वॉट एवर वी मेड हमें सिर्फ उसी रंग का खाना। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो ये कह रही कि मेरा और मेरे हस्बैंड का सिर्फ रोल उस वक्त इतना था कि जब बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे तो हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। और चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती चली गई क्योंकि हमारे पास भी काम थे, लेकिन बच्चे उसमें अपने फुल एनर्जी और इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज। और वहाँ पे अगर उनका इमोशनल कम, जैसे आपने आप एक सवाल भी किया, अगर खत्म हो जाता तो ये चार दीवारी उस वक्त काटने था। तो अक्सर कई बार जब माँ बाप मेरे पास आते हैं किसी भी बिहेवियरल इश्यूज के साथ, और आई थिंक मैंने शायद किसी एक उसमें बोला भी था कि दे एक्सपेक्ट मी टू फिक्स दैट शिट। मैं नहीं कह रही प्रॉब्लम माँ बाप के साथ ही है, प्रॉब्लम बच्चे के साथ। बट आप बिना प्रॉब्लम जाने हुए, बिना रूट कोज जाने हुए आप सिम्टम नहीं फिक्स कर सकते। और पेरेंटिंग में भी अक्सर यही होता है। बच्चा क्लास में पढ़ नहीं रहा है, वो होमवर्क नहीं करता, या फिर बच्चा इज एक्टिंग आउट, वो सुन नहीं रहा आपकी बात। ये सारी चीजें जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, कई बार आप नॉर्मल भी देखते हो, कई बार अगर आपको कोई रेड सिग्नल दिखाई देता है, रेड फ्लैग दिखाई देता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यही प्रॉपर अवेयरनेस। क्योंकि मेरे पास अक्सर चैलेंजेस आते हैं कि घर में मिसबिहेव करते हैं बच्चे। मेरा जवाब है बाउंड्री सेटिंग। घर में बच्चे अगर मिसबिहेव कर रहे हैं तो आपको उनको बताना है कि कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल है, कुछ चीज़ें नहीं। और ये आपको सिर्फ बताना ही नहीं है, ये आपको उनको और बताने के भी तरीके होते हैं। अक्सर हम लोग ह्यूमन, and I think I've also kind of said it, we move from passive to aggressive
देयर इज नो असर्टिवनेस। हमारे उसमें ये नहीं होता कि हम शांति से बैठ के बात करें बच्चों से, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बड़े हैं, बच्चों को हमारी बात सुननी चाहिए। तो ऐसा नहीं, हम ओबीडियंट जनरेशन नहीं रेस कर रहे, हमारे माँ बाप नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। और अगर हमारे घरों में भी ओबीडियंट बच्चे हैं तो मैं कहूँगी कि हम लोग मस्ती लगी, हम लोग कहीं ना कहीं क्यूरियस बच्चे रेस कर रहे हैं जो जो आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उनको सवाल करने का तरीका आना चाहिए, और वो तरीका हमसे। तो उनको सवाल करने से मत रोकिए, लेकिन सवाल करने के तरीके से, ताकि वो आपसे अंत में बदतमीजी ना, वो आपसे ये कहें कि हाँ ठीक है, व्हाट कैन आई डू डिफरेंट, हाउ कैन आई आस्क द सेम क्वेश्चन, और ये सही। बचपन से अगर उम्र के अलग अलग पड़ाव को आप देखें तो पेरेंट्स को क्या सुझाव हो सकता है आपकी तरफ से जो अलग अलग उम्र में अपने बच्चों को लेकर उन्हें अमल में लाना चाहिए? हाँ, बचपन से लेकर अगर मैं 17-18 साल की उम्र तक बोल रही, तो वैसे तो पियाजी उसके हिसाब से तो बहुत ही अलग अलग है, और इमोशंस को समझने के दौर से कहते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी के हिसाब से। लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि ब्रॉडली 10 वर्ष तक बच्चे माँ बाप को अपना इस तरह से गाइड मानते हैं, 9-10 की उम्र तक की बात करें, और वो उनके अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए भी, और उनकी बातों उनकी राय लेते हैं। और इसीलिए मैंने जो ये प्रोग्राम और शुरू किया है, बनाया भी है, वो कुछ 11 से 17 और 18 साल के बच्चों के लिए। इट इज़ अ करिकुलम बेस्ड प्रोग्राम, क्योंकि 10 साल तक क्या हो जाता है कि बच्चों में इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं, और माँ बाप हैंड होल्डिंग कर रहे होते हैं, और वो सही भी है, उनको करना भी चाहिए। और माँ बाप, बच्चे भी अपने माँ बाप की इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ प्री टीन वाली चीज शुरू होती है, या फिर टीनेज में, एडोलेसेंस में बच्चे एंटर करते हैं, वो एक ऐसा दौर होता है बच्चों के लिए, और उनके उनके माँ बाप के लिए भी, जो बहुत ही मुश्किल होता है नेविगेट करना, बिकॉज ऑफ सो मेनी चेंजेस विच आर हैपनिंग। फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं साइकोलॉजिकली बोलूँ तो अचानक से एक ऑटोनॉमी की एक मांग आ रही है कि भैया अब मैं जाता हूँ, या मुझे पता है कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे पता है मेरी 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 टीचर्स क्या डील कर रही हैं, मुझे पता है मेरा पढ़ाई का, और एंड मोर ऑल्सो अकेडमिकली ऑल्सो हमारा जो करिकुलम जिस तरह से बना हुआ है, वो अचानक से ही कुछ, मैं कहूँगी ग्रेड सेकेंडरी या फिर मिडिल स्कूल से, तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 5वीं क्लास तक जो बच्चे आसानी से एकेडमिकली मैनेज कर रहे होते हैं, उनके ऊपर अचानक से 6ठी से प्रेशर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सो देयर चैलेंजेस, जो आपके इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, वो काफ़ी हद तक 11 से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से आते हैं, उनके अपनी फिजिकलिटी में चेंज आता है, उनको अपने माँ बाप के बियॉन्ड एक दुनिया दिखनी शुरू होती है, और वो उसको नेविगेट करने की कोशिश करते हैं, और उनको सपोर्ट चाहिए होता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग माई टीन और में एक एक मैंने सिमिली दी है, एक
उदाहरण दिया है जिसमें मैं कहती हूँ कि अगर अगर आप कभी काम ऑफिस वगैरह का एनवायरनमेंट देखेंगे, तो जब आप ऑफिस में एंटर करते हैं तो पहले आप एक जूनियर पोजीशन पे काम करते हैं, जब आप खुद सारा काम करना होता है। और वही एक फेज है जब आप बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक जूनियर पोजीशन, मतलब आपको उस बच्चे के लिए सब कुछ खुद करना है। उसको नहलाना, वो एक फिजिकल फेज है, यू फिजिकली इन्वॉल्व विद द चाइल्ड और ताकि आप सारे उसके काम करें। and I think that is an execution phase. और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो आप उसको सिखाते हैं, बेटा यहाँ से चीज़ें ले आओ, वहाँ से ले आओ, एंड तब आप उसको सुपरवाइजरी फेज पे जाते हो, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप कि आप उसको कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करना होता है। आपको ये देखना होता है कि भाई वो कहीं ऐसी जगह हाथ तो नहीं डाल रहा, किसी बिजली के सॉकेट में हाथ तो नहीं डाल रहा। एंड देन आपका आता है मैनेजरियल फेज, जहाँ पे आप मैनेज करते बताते हो कि इस काम को ऐसे किया जाता है, इस काम को ऐसे करना है, और आप उसको थोड़ा हैंड्स ऑफ लेते हैं, विच इज अराउंड टीनेज फेज। बिकॉज थोड़ी ऑटोनॉमी आपको देनी पड़ेगी, तभी बच्चा आपका थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आएगा, उसको भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एंड फाइनली जब बच्चा आपका 16 या 17 साल में आता है, तो आपका आता है थोड़ा डायरेक्टोरियल फेज, जब आप उसको स्ट्रेटेजिकली गाइड करते हैं। आपका काम सिर्फ मेंटरिंग का होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप उसको मेंटर कर सकते हो, लेकिन उसके डिसीजंस को आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन चुका है। तो ये एक अलग अलग जरिए से पेरेंट्स का रोल मैं बता रही हूँ, जो अक्सर मैं HR पर्सपेक्टिव से इसको देखती हूँ कि HR पर्सपेक्टिव से काफ़ी इजीली डिफाइड हो सकता है। नूपुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। तो आप बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किडोक्रेसी।